हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज की वीडियो क्लास नंबर होने वाली है 4। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस सीरीज़ में रिवीजन सीरीज़ में पूरे पूरे जो भी हमारे चैप्टर्स हैं उनका एक मोटा मोटा रिवीजन लेकर चल रहे हैं, जिसमें कि क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल क्लास होने वाली है, और जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनका एक अच्छा खासा रिवीजन इसमें होने वाला है। तो आज की क्लास को बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करता हूं। आज बात कर रहा हूँगा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के टॉपिक्स की। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है ना। आज का ये अपना टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो आज इस पर मैं बात करूंगा और फिर इसके क्वेश्चंस पर हम बात कर रहे होंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो इसको ध्यान में ही रख के ये वीडियोस बनाई जा रही हैं बच्चों। चलो मैं स्टार्ट करता हूं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज सबसे पहले सीखने वाले हैं कि क्या होता है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो एक बार पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि होता क्या है इसमें। देखो आपके पास ना बच्चों एक ऐसे मेटल का सरफेस है, मेटल का सरफेस है, और इस मेटल के सरफेस पे रेडिएशन आके पड़ता है। रेडिएशन रेडिएशन कहाँ से आ रहा है होगा, सनलाइट से आ रहा होगा, ठीक है। रेडिएशन आके पड़ता है बच्चों। जब रेडिएशन आके पड़ता है तो होता क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो ये फिनोमिना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है बच्चों। तो यहाँ सर इसमें से क्या निकल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा। तो कुछ यहाँ पर देखा गया, क्या देखा गया, यहाँ पर आपने ना एक क्या लगा रखा है, वोल्टेज लगाने की कोशिश है यहाँ पर इसके सामने। ये क्या है, मेटल का सरफेस, मेटल की प्लेट, और इसके सामने यहाँ कोई वोल्टेज हमें लगानी है। तो मैं आपको इसमें ग्राफ भी साथ साथ समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली बच्चों, ठीक है। और एक तरफ मैंने क्या लिखा, एक तरफ मैंने लिखा क्या बोलते हैं, करंट लिखा, और एक तरफ क्या लिखा मैंने, वोल्टेज, ठीक है। तो एक बात बताओ, स्टार्टिंग में आपने यहाँ कोई वोल्टेज नहीं लगाई है, सिर्फ रेडिएशन मेटल के सरफेस पे डाला है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया है। एक बात बताओ, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ करंट बना होगा, है ना भाई। वोल्टेज अभी कितनी लगा रखी है सामने से, 0। तो मैं कह रहा हूँ जब वोल्टेज 0 है तो कुछ करंट की वैल्यू है इसके अंदर, है कि नहीं। वोल्टेज अभी हमने लगाई नहीं है, पर इसमें इलेक्ट्रॉन निकला है जैसे ही रेडिएशन आके पड़ा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है। तो मैं ये कह सकता हूँ जब वोल्टेज 0 थी उस समय पर इसमें कुछ करंट था। अब आपने क्या करा, यहाँ पे सामने बच्चों वोल्टेज लगानी स्टार्ट की, प्लस की लगाई, है ना, पहले +2 लगाई। तो ये इलेक्ट्रॉन ये बहुत तेज़ी से इसकी तरफ को भाग रहा होगा, बहुत तेज़ी से भाग रहा होगा, तो यानी कि करंट बढ़ रहा होगा। फिर आपने वोल्टेज यहाँ पर 2 की जगह 4 कर दी, तो करंट और ज़्यादा बढ़ रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और तेज़ी से इसकी तरफ को अट्रैक्ट हो रहे होंगे। फिर आपने वोल्टेज +6 कर दी, तो ये और तेज़ी से भाग रहा होगा। कुल मिला के जब आपने वोल्टेज यहाँ पर लगाई है और उसको बढ़ते हुए ऑर्डर में लगाया तो करंट बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया जब आपने +8 लगा दी, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आपने यहाँ से +8 लगा दी, तो अब जितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते थे वो सारे के सारे निकल गए। इट मीन्स अब करंट कांस्टेंट होने लगा, यानी कि अगर आप वोल्टेज अब बढ़ाएंगे भी तो यहाँ पर जो करंट बन रहा होगा वो जितना बन सकता था वो बन गया। इसे बोलते हैं सैचुरेट हो गया, तो सैचुरेशन आ गया, है ना। तो ये चीज़ हुई है, समझ गए बात को। अब हमने क्या करा है, अब हमने यहाँ पर जो वोल्टेज है वो माइनस की लगानी स्टार्ट कर दी। अब एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन कैसी नेचर के हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइनस की नेचर के हैं, और यहाँ वोल्टेज भी कैसी लगाई मैंने, माइनस की लगाई, इधर की तरफ को, ऐसे ग्राफ में इधर की तरफ को, है कि नहीं। ये माइनस की वोल्टेज लगाई इधर की तरफ। तो ये जब आप माइनस की वोल्टेज लगा रहे होंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अट्रैक्शन नहीं मिलेगा, अब
अब इसको क्या मिलेगा, रिपल्जन मिलेगा, यानी कि करंट कम हो जाएगा, है ना। तो जब आप निगेटिव वोल्टेज लगाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर आपने ये निगेटिव वाली और ज़्यादा कर दी, पहले -2 लगाई, फिर आपने -4 लगाई तो और ज़्यादा रिपल्जन आया, तो ये इसकी तरफ को ना जाके बाहर की तरफ को भाग रहा होगा। अब आपने -6 लगाया तो ये और दूर भाग रहा होगा। इट मीन्स वोल्टेज बढ़ाने से निगेटिव में क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू डाउन होती जा रही है। और एक ऐसी वोल्टेज आ जाएगी बच्चों निगेटिव की, मान लो 6 आ गई माइनस की, जिस पर ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली स्टॉप हो गया, ये इसकी तरफ को जाना बिल्कुल बंद हो गया। उस समय पे जो वोल्टेज थी तो करंट बिल्कुल स्टॉप हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बिल्कुल ब्रेक लगा दिया। इस -6 ने, एग्जाम्पल के तौर पे ये -6 ने इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बिल्कुल रोक दिया कि भाई आना नहीं इधर की तरफ। तो उस टाइम पर करंट क्या हो गया है, 0। तो उस वोल्टेज को जिस पर करंट 0 हो जाता है उसको मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगर ये बात समझ में आ गई है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना है। तो पहला नियम, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी बच्चों, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, ये हमारा टॉपिक है। चमक बढ़ा दी हमने, चमक किसकी बढ़ा दी, दिखाओ। ये जो यहाँ से लाइट आ रही थी ना जी, इसकी आपने क्या बढ़ा दी है, इसकी आपने चमक बढ़ा दी है, चमक बढ़ा दी है। तो आपने क्या देखा बच्चों, ये आपका ग्राफ पहले बनता था, है कि नहीं। तो आपने ये देखा, ये चमक थी I1, जब लाइट की चमक I1 थी तब ये ग्राफ बना था, है ना। रेडिएशन डाला था, सामने कोई वोल्टेज शुरू में नहीं लगाई थी पर करंट आया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला था, यही तो हुआ था। फिर आपने वोल्टेज प्लस की लगाई थी, करंट बढ़ा था और फिर कांस्टेंट हो गया था। फिर आपने वोल्टेज माइनस की लगाई थी तो एक टाइम ऐसा आ गया था जहां पर करंट 0 हो गया था। ऐसी वोल्टेज को मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला था, है ना। तो अब मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई है तो ये ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा बन के आया, जैसा कि अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। इस ग्राफ का कुछ ऐसा हो गया, ये ग्राफ कुछ ऐसा बन के आया, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर पहले -5 पे रुक रहा था, यहाँ पर -5 पे रुक रहा था मान लो, है ना। तो अब आपने जब लाइट की चमक बढ़ाई है तो अभी भी ये -5 पे ही रुक रहा है, इसका मतलब ये है। लेकिन जो करंट की वैल्यू थी ना वो थोड़ी सी बढ़ गई, जब इंटेंसिटी आपकी लाइट ने कितनी कर दी थी, I1 से I2 कर दी थी। तो जब आप इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो करंट बढ़ जाता है पर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आता है। तो यही आपका पहला नियम बन गया कि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ गया, इंटेंसिटी बढ़ाने से आपका सैचुरेशन करंट तो बढ़ गया, सैचुरेशन करंट तो क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा रहा, सेम रहा। ये पहला नियम हो गया लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कि इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट इंक्रीज हो गया है। सैचुरेशन करंट क्या हो गया है, पहले ये था अब बढ़ के आने लगा है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहा है। कब, जब आपने इंटेंसिटी बढ़ाई है। अब हम देखते हैं दूसरा इफेक्ट बच्चों, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नियम बना रहा हूँ मैं। अब दूसरा नियम क्या है भाई, आपका इफेक्ट कब का, जब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है। जब आपने क्या बढ़ाई है बच्चों, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होता है, ये ग्राफ में अब मैं आपको बताऊंगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का क्या मतलब है, पहले ये देख लो। ये जो आप यहाँ रेडिएशन छोड़ रहे थे ना इस पे, मेटल के सरफेस पे, पहले आपने सिर्फ लाइट की चमक बढ़ाई थी, अब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब यहाँ से जो रेडिएशन आप डाल रहे हैं उसका कलर चेंज कर रहे हैं बच्चों, उसका कलर चेंज कर रहे हैं। तो क्या हुआ, ये जब ग्राफ आपने बनाया किस किस के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में, इधर करंट और इधर क्या भाई, वोल्टेज। तो जब इनके बीच में आपने ग्राफ बनाया बच्चों, तो पहला ग्राफ आपको पता है कैसे बनता है, ये ग्राफ कुछ इस तरह से सिखाया अभी मैंने, इस तरह से बनता था। इसको क्या बोलते थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते थे। अब जब आपने रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी चेंज की, पहले आपने क्या कलर, मतलब अलग अलग तरीके के, मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं अलग अलग तरह की लाइट यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले लाइट यूज़ कर ली येलो, है ना,
मैंने पहले कौन सी लाइट यूज़ कर ली, येलो कर ली, या ऐसा कह दूँ मैंने रेड यूज़ कर ली, रेड। मैंने रेडिएशन जो डाला था वो रेड लाइट का डाला था, इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी मैंने न्यू वन, है ना। अब मैंने क्या काम करा, अब मैंने यहाँ पर जो रेडिएशन था, जो रेडिएशन था ना, ये वाला रेडिएशन था, अब मैंने ये किसी और कलर का कर दिया, रेड का ना करके ब्लू कलर का कर दिया, ब्लू कलर की लाइट डाली बच्चों। तो पता है क्या हुआ, पता है क्या हुआ, ये ग्राफ कुछ ऐसा आने लगा, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, करंट कैसा रहा, सेम रहा। यानी कि जो सामने से वोल्टेज लगा रहा था ना मैं रोकने के लिए, मान लो पहले -5 पे रुक रहा था, जब मैंने लाइट का कलर चेंज करा, जब मैंने लाइट का कलर क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मैंने ब्लू लाइट यूज़ करनी शुरू कर दी, ब्लू लाइट यूज़ करनी शुरू कर दी मैंने। तो जब मैंने ब्लू लाइट यूज़ करी तो मैंने क्या पाया कि सामने अब ये -6 पे नहीं रुक रहा, अब ये रुकने लगा -8 पे। ये कोई वैल्यू मैं वैसे ही मान रहा हूँ, है ना बच्चों, ये -8 पे रुकने लगा। तो इट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ के आने लगा। फिर आपने और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, अब कोई और कलर यूज़ करा, मान लो वॉयलेट कलर यूज़ करा, उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज़्यादा बढ़ के आया। तो क्या बात नोट करी कि आपने फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाई है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ के आ रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले अगर -5 आ रहा था, अब -8 आने लगा, अब -10 आने लगा, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है अगर आप क्या बढ़ा देते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ रहा था, ठीक है, ये बात है। अब ये दूसरा नियम हो गया। अब तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम क्या है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, देयर एग्जिस्ट ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अच्छा भाई, आपको इस बात को लेके कन्फ्यूजन नहीं होना कि भाई आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे, आपको नोट्स इसी में ही डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल रहे होंगे, आपको जाना है उसी से उसको तैयार कर लेना है। तो देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। इसका मतलब क्या है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिससे कम पे कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा नहीं। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपको डालनी ही पड़ेगी जिससे कम पे कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, चाहे आप यहाँ से लाइट की चमक कुछ भी कर लें। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो तीसरा नियम क्या हो गया कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए ही चाहिए, क्या करने के लिए, जिससे कम पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, इसके बाद ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, उसके बाद ही सारी चीज़ें हो रही होंगी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बच्चों हमने क्या नाम दे रखा है, उसको नाम दे रखा है हमने थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको क्या बोलते हैं, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी हम बोल रहे होते हैं। अच्छा, चौथा नियम क्या है कि ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे ही रेडिएशन आके पड़ता है तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ये आपका क्या होता है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस कहलाती है। तो आपके 4 नियम हो गए भाई। इसे हमने क्या बोला है, इसे हमने क्या बोला है, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला है। ये 4 नियम को हमने क्या बोला है, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने बोला है। ये बात आपको क्या रखनी है भाई, याद रखनी है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है भाई। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर मैं जल्दी जल्दी बताऊं तो इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिससे कम पे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डालोगे तभी इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर निकल रहा होगा। चौथा, ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो ये लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या आ गई, अब हमें पढ़नी है आइंस्टाइन की इक्वेशन, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और जो यहाँ हुआ क्या हुआ, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो भी हुआ वो बच्चों हम इससे एक्सप्लेन कर रहे होंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई।
आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और इससे एक्सप्लेनेशन काहे का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आपने पहले पढ़ा ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसका एक्सप्लेनेशन कि ऐसा हुआ क्यों, ये कौन बता रहा होगा, ये आइंस्टाइन की इक्वेशन बता रही होगी। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। अब कैसे बता रही होगी वो अब हम पढ़ रहे होंगे। साथ ही साथ ये रेडिएशन का नेचर पार्टिकल नेचर होता है, जो आपने रेडिएशन डाला है उसका नेचर पार्टिकल नेचर होता है, ये आइंस्टाइन ही बता रहा होगा। तो अब आइंस्टाइन ने क्या क्या बताया है वो बता देता हूँ। आइंस्टाइन ने ये कहा है, आइंस्टाइन ने ये कहा है कि ये मेटल का सरफेस है और इस पर आकर पड़ता है रेडिएशन। तो ये जो रेडिएशन है ना, ये रेडिएशन पार्टिकल नेचर का है और वे पार्टिकल फोटोन है। और फोटोन, एक फोटोन कितनी एनर्जी लेके आ रहा है, एच न्यू। न्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, फोटोन जो आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है ना। तो एनर्जी किससे रिलेट करके बताई इसने, फ्रीक्वेंसी से, कि एनर्जी जो लेके आ रहा है रेडिएशन वो पार्टिकल फॉर्म में लेके आ रहा है, वे पार्टिकल फोटॉन्स हैं और वो एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू है। अच्छा, अब उसने क्या कहा, आइंस्टाइन ने इक्वेशन क्या दी, आइंस्टाइन ने कहा कि भाई यहाँ से एनर्जी कितनी आ रही है, एच न्यू, और भाई यहाँ एक एनर्जी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, उसको बोलते हैं क्या, वर्क फंक्शन। उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। बाकी बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बाहर निकल जाएगी। यानी कि यहाँ से रेडिएशन आके पड़ा एच न्यू का, खर्चा कितने का हो गया, फाई मतलब वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन वो एनर्जी होती है जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मेटल के सरफेस से, और बाकी जो बची हुई एनर्जी है वो किस में चली जाती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चली जाती है। ये आपकी आइंस्टाइन की इक्वेशन है। अब हमें वो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखी। तो किस बेस पे करनी है, हमें लाइट का रेडिएशन का नेचर कैसा मान लेना है, पार्टिकल नेचर। कौन है वो पार्टिकल, फोटोन है वो पार्टिकल, ठीक है भाई। तो उसकी हेल्प से हमें करना है, ये फोटोन की इक्वेशन है पार्टिकल नेचर से। तो पहला क्या कंडीशन थी, इंटेंसिटी बढ़ाने से, इंटेंसिटी लाइट जो है उसकी चमक बढ़ाने से क्या बढ़ रहा था, करंट बढ़ रहा था। तो इसका एक्सप्लेनेशन देना है कि क्यों हुआ ऐसा। तो क्यों हुआ ऐसा आओ देखते हैं। जब ये मेटल का सरफेस था, उसने कहा आइंस्टाइन ने कि जब इस पर रेडिएशन आकर पड़ रहा होगा तो वो एक्चुअल में क्या है, जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो फोटॉन्स की काउंटिंग बढ़ती है बच्चों, कि यहाँ से जो फोटॉन्स आ रहे हैं उनकी काउंटिंग बढ़ेगी जो कि इससे स्ट्राइक कर रहे होंगे मेटल के सरफेस से। और जितने ज़्यादा मेटल के सरफेस पे ये फोटॉन्स पड़ रहे होंगे उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर आ रहे होंगे, उतना ही ज़्यादा करंट बन रहा होगा। आया समझ में पहला एक्सप्लेनेशन, कि भाई यहाँ से जो रेडिएशन आ रहा है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब ज़्यादा फोटॉन्स का मेटल के सरफेस पे पड़ना है। जब ज़्यादा फोटॉन्स पड़ेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर आ रहे होंगे, तो ज़्यादा करंट बन रहा होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा भाई। इसकी लैंग्वेज नोट्स से पढ़ लेना, मैंने नोट्स में डाल रखा है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ते जाओ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हो जाएंगी, हो जाएंगी, हो जाएंगी। चलो भाई, इंटेंसिटी वाला ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात हमें क्या समझनी है, दूसरी बात हमें समझनी है कि भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या बढ़ रहा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ के आ रहा था। देख लो, यही थी क्या बात, यही थी क्या बात, है ना। आओ देखते हैं क्या था। ये रहा अपना नियम, ये रहा देखो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ के आ रहा था, है ना। ये बात मैंने बताई थी, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक। अब हमें बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा था आइंस्टाइन की हेल्प से। आइंस्टाइन की अपनी इक्वेशन ये है क्या, अरे यही तो इक्वेशन है। तो अगर मेटल के सरफेस पे जो रेडिएशन पड़ रहा है उसकी अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, है ना, यानी कि कलर फ्रीक्वेंसी मतलब कलर, ये बढ़ा रहे हैं ये वाली चीज़, तो भाई एक बात बताओ, जब ये बढ़ रहा होगा, ये चीज़ बढ़ रही होगी तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी।
अब कैसे एक्सप्लेन करके लिखना है, तो भाई इसको आपको नोट्स में मैंने बता रखा है कि जब आपको लिखना है कि आइंस्टाइन की इक्वेशन के हिसाब से, आइंस्टाइन की इक्वेशन के हिसाब से अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। आप ये इक्वेशन लिख देंगे और ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। बस आपको जैसा नोट्स में बताया गया है भाई उसको ही फॉलो करना होगा। चलो भाई, तीसरी बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि ये था कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, देयर एग्जिस्ट ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिससे कम पे कोई इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर नहीं आ रहा था। तो इसका एक्सप्लेनेशन देना है आइंस्टाइन की हेल्प से। तो भाई एक बात बताओ, यहाँ पर ये एच न्यू और वर्क फंक्शन यहाँ पर एच न्यू नॉट होगा, है ना। वर्क फंक्शन की इक्वेशन है, वर्क फंक्शन को क्या बोलते हैं, एच न्यू नॉट। व्हाट इज न्यू नॉट, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए। न्यू क्या है, जो आके पड़ी। न्यू नॉट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए। तो वर्क फंक्शन को ऐसे लिख लेते हैं, एच न्यू नॉट, और इक्वल्स टू किसके भाई, काइनेटिक एनर्जी के। अच्छा, आप एक बात बताओ, कभी भी काइनेटिक एनर्जी बच्चों निगेटिव नहीं हो सकती। अब एक बात बताओ, जो डाली है वो ये है, तो अगर ये ज़्यादा है, डालने वाली जो बाहर से डाली, वो जो बाहर से डाली वो ज़्यादा है, और जो चाहिए वो कम है, तो आंसर कैसा आएगा बच्चों, पॉजिटिव। इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो डाली, मान लो 100 डाली और चाहिए कितनी थी, 20, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 80 जो है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बाहर आ जाएगी। 100 डाली, 20 चाहिए थी, प्लस का 80 बाहर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बच्चों, अगर यहाँ पर ये जो एनर्जी है बाहर वाली, ये तो 20 है और चाहिए 60 थी, तो ये जो न्यू है ये तो 20 है और चाहिए कितनी थी, 60, है ना, निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी तो माइनस की आ गई ना, और माइनस की काइनेटिक एनर्जी होती नहीं। इट मीन्स जो डाली है वो कम नहीं रहनी चाहिए, किससे, जो चाहिए। अगर मान लो 60 चाहिए थी और डाली आपने 20 ही है, तो भाई आंसर माइनस का आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव नहीं होती। इट मीन्स ये गलत बात है। तो हमेशा जो आपने डाली है उसको कैसा रखना होगा, ज़्यादा रखना होगा, किससे, जो चाहिए। मान लो यहाँ 60 चाहिए मान लो, और आपको इसे 70 रखनी पड़ेगी, तभी तो आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस की आएगी। तो जो डाल रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा ज़्यादा रखनी पड़ती है, और इसी वजह से तो कह रहे हैं एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। किससे ज़्यादा चाहिए, जो चाहिए उससे ज़्यादा यहाँ पर हमें डालनी है, तब ही आपकी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आ रही होगी। अब आप बोलेंगे सर इसे लिखेंगे कैसे हम पेपर में, भाई नोट से पढ़ो, समझ में आ जाएगा, वहीं से ही इसको तैयार कर लेना, ठीक है। चलो अब मैं आगे लेके चलता हूँ। अब बच्चों, अब एक नया टॉपिक है जिसका नाम है फेलियर ऑफ, अच्छा छोड़ो इसको फेलियर से पहले कुछ और पढ़ाता हूँ। देखो, अब एक बात समझो बच्चों, ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर मैं ग्राफिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं क्वेश्चन की फॉर्म ही बता रहा हूँ, क्या पूछा जाएगा, कहेंगे ग्राफिकली ये एक्सप्लेन करो, ग्राफिकली क्या एक्सप्लेन करो, या डिटरमाइन करो, क्या डिटरमाइन करो, प्लांक कांस्टेंट और वर्क फंक्शन, प्लांक कांस्टेंट और क्या, वर्क फंक्शन, ये आपको क्या करना है, ये आपको ग्राफिकली बताना है बच्चों। इम्पोर्टेंट है। चलो भाई, अब कैसे करेंगे, आप एक बात बताओ, आपके पास आइंस्टाइन की इक्वेशन ये है क्या, काइनेटिक एनर्जी को ना आप अब से याद कर लो, ऐसे लिख सकते हैं क्यू वी नोट। यहाँ काइनेटिक एनर्जी होता था ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू वी नोट यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। और यहाँ क्यू क्या है, क्यू यहाँ पर क्या है बच्चों बताओ, क्यू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना। यहाँ पर जो मेटल के सरफेस पे रेडिएशन पड़ता था, इलेक्ट्रॉन निकलता था, सामने वोल्टेज लगाई जाती थी, ऐसे ही तो था, अरे ऐसे ही तो होता था। तो अब ये चीज़ है, अब यहाँ अगर रोकना है तो यहाँ कैसी वोल्टेज लगा देते थे, माइनस की, और तो माइनस की वो वोल्टेज जिस पर ये रुक जाता था उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते थे, है कि नहीं। तो ये चीज़ है। अब मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या, अब मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख लूँ क्या, इसको ई नोट को नीचे पहुँचा दूँ, ई मतलब इलेक्ट्रॉन को नीचे पहुँचा दूँ इस चार्ज को, तो क्या हो जाएगा, एच न्यू अपॉन ई और फाई अपॉन ई इक्वल्स टू वी नोट।
ठीक है। अब अगले 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 पेज पे बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एच न्यू अपॉन ई, फाई अपॉन ई, और यहाँ पर आ गया वी नॉट। अब आप एक इक्वेशन पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़ के आए हैं तो भाई सीख ले। वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन होती है। आप इसको कंपैरिजन कराओ। एक बात बताओ, एक बात बताओ, आप पहले एक बात पढ़ के आए हैं अगर याद हो आपको, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। पीछे जाके चेक करो, चेक करो, चेक करो। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे। ये रहा, ये रहा। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो था वो बढ़ के आने लगा था जब फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, है ना भाई। तो इतनी बात हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने ये कंपेयर कराना था। मैंने क्या किया है फिर से देख लो। ग्राफिकली क्या पता लगाने को कह रहे हैं, ग्राफिकली प्लांक कांस्टेंट और वर्क फंक्शन पता लगाने को कह रहे हैं इस मेटल के सरफेस का जिस पर रेडिएशन आकर पड़ा है। चलो भाई, तो इसको मैंने कैसे करा, मैंने कहा आइंस्टाइन की इक्वेशन लिख लो बच्चों, ये रही। इसमें ये ई को नीचे पहुंचा दो, ये आ गया। अब हमने क्या करा, यहाँ तक मैं पहुंच गया। अब मैंने क्या काम करा, इसको मैंने एक इक्वेशन होती है मैथ्स की, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, वो लिख ली। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर वाई का काम कौन कर रहा है, वाई का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, वी नोट कर रहा है। तो इधर क्या लिखा मैंने, वी नोट। और भाई इधर देखो, दूसरी तरफ यहाँ पर देखो एम एक्स, एक्स कौन है, एक्स पे आ गया फ्रीक्वेंसी, एक्स पे कौन आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई बच्चों। अब एम का काम कौन कर रहा है, कंपैरिजन कराओ, कंपैरिजन कराओ। एम का काम कौन कर रहा है, एक्स पे तो ये आ गया म्यू, न्यू सॉरी, है ना। तो एम पे कौन है, एच अपॉन ही है। तो स्लोप, एम फॉर स्लोप, तो स्लोप कितना आ गया, स्लोप इक्वल्स टू आ गया एच अपॉन ई। आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर मैं आपसे कहूँ प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, तो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर पहुंचा दो। तो अगर मुझे स्लोप पता हो और उसमें मैं ई से गुना कर दूं तो मुझे प्लांक कांस्टेंट मिल जाएगा। तो आपको यही तो निकालना था। और क्या निकालना था आपको, आपको वर्क फंक्शन भी निकालना था। अच्छा, ये जो इक्वेशन होती है, अभी इस पे भी आऊँगा मैं। वर्क फंक्शन को ही बात करते हैं। देखो सी इक्वल्स टू, यहाँ सी का काम कौन कर रहा है, फाई अपॉन ई। तो C इक्वल्स टू क्या आ गया, C इक्वल्स टू आ गया फाई अपॉन ई। अब आप बोलेंगे जी कि फाई बराबर C गुना ई, और ये निकालना था हमें कि वर्क फंक्शन क्या होता है। अब सवाल ये कि C क्या होता है सर, ये भाई ये इक्वेशन जो होती है ना y बराबर एम एक्स प्लस सी की, इसको समझो, इसको समझो आप एक बार। ये इक्वेशन कुछ ऐसी लाइन के लिए होती है, ये इस लाइन के लिए, ऐसी लाइन के लिए ये इक्वेशन होती है y बराबर एम एक्स प्लस सी। और आप खुद भी समझो ना, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है और जो फ्रीक्वेंसी होती है वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये सीधी लाइन ही तो नहीं है। अब आप बोलेंगे कि ये आपने यहाँ इतना गैप क्यों छोड़ा, आपने ये लाइन यहाँ से क्यों नहीं बनाई, है कि नहीं भाई। ये वो वाली फ्रीक्वेंसी है ना जो मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च होती थी, जिसको वर्क फंक्शन बोलते थे। तो ये तो फिक्स है ना, इतनी तो यहाँ तक तो कुछ होगा ही नहीं ना, यहाँ तक तो कुछ होगा ही नहीं ना, है कि नहीं। इसके बाद जो है आपका ये पैटर्न चलना शुरू हो जाएगा। इससे पहले तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकला था, ये वो वाली फ्रीक्वेंसी थी। तो इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोल देता था मैं, यहाँ से यहाँ तक वाली फ्रीक्वेंसी को, ये वाली फ्रीक्वेंसी स्टॉप वो थी, क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब ये लाइन अगर मैं पीछे बढ़ाऊँ तो यहाँ मिलती है जाके बच्चों, ये लाइन यहाँ मिलती है जाके। तो जहाँ ये लाइन जाके मिलती है, ये इतनी डिस्टेंस को इसका इंटरसेप्ट बोलते हैं, जिसको सी से डिनोट करते हैं। इंटरसेप्ट बोलते हैं जिसको सी से डिनोट करते हैं। तो अगर मुझे इस मेटल के सरफेस का वर्क फंक्शन निकालना है, वर्क फंक्शन मतलब वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए, वो निकालना है, तो भाई क्या करना होगा, आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सी इंटू ई करेंगे तो वर्क फंक्शन मिल जाएगा। तो सी ये है, तो आपको सी अगर पता है, इंटरसेप्ट पता है कि ये लाइन टच कहाँ कर रही है भाई, -10 पे कर रही है, -20 पे कर रही है, -50 पे कर रही है, वो सी का काम करेगा। और उसमें आप ई से गुना कर देंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से गुना कर देंगे, तो आपको उस मेटल का क्या मिल चुका होगा, वर्क फंक्शन मिल चुका होगा। ये है बात, ठीक है। तो ये आपने दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी भाई, ये पेपर में आता है, ठीक है भाई। आई होप ये अच्छे से आपको आ गया होगा। अब मैं आपको एक सवाल पे लेके चलता हूँ जो कि पेपर में आ रहा है। आपको क्वेश्चन में ये कहा गया बच्चों कि आपके पास यहाँ पर क्या है कि दो ऐसे रेज दे रखी हैं, ऐसे, ये दो मेटल हैं अलग अलग, एक मेटल ए है,
एक मेटल बी है। जैसे जैसे ये एक मेटल ए है, ये एक मेटल बी है बच्चों, इस पर आकर पड़ता है क्या, रेडिएशन, है ना, और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाता है। सिमिलरली इस पर भी आकर पड़ता है रेडिएशन और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो कह रहे हैं ये मेटल का नाम रख दो ए और इसका नाम क्या है, बी। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में दे रखा है। इधर क्या लिखा हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका, और इधर क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो सवाल ये है कि आपको ये बताना है, आपको क्या बताना है बच्चों, पहला सवाल, वाई, क्वेश्चन, वाई स्लोप इज सेम फॉर बोथ लाइंस। ये स्लोप सेम क्यों है दोनों लाइन के लिए, स्लोप सेम क्यों रहेगा। और दूसरा सवाल, विच वन हैव हाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये दूसरा सवाल है, ठीक है। और तीसरा सवाल बच्चों ये है कि भाई विच वन हैज़ हाई काइनेटिक एनर्जी, विच वन हैज़ हाई काइनेटिक एनर्जी। ये तीन सवाल आपको पूछे हैं आपसे, ये आपका जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। पहला सवाल क्या है कि स्लोप सेम क्यों है दोनों लाइन का, है ना भाई। ये यही वाला तो ग्राफ है जो भी आपको समझाया था। इधर क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इधर क्या था, फ्रीक्वेंसी। मैंने बताया था दोनों का ग्राफ कैसी लाइन आती है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये फ्रीक्वेंसी, ये सीधी लाइन आती है। मैंने कहा ये यहाँ से नहीं लेनी, लेकिन कहाँ से लेनी है, ये आपको यहाँ से लेनी है, क्योंकि ये तो कौन सा इतना क्या होता था, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती थी, है ना, और ये सिंपल आगे तक की फ्रीक्वेंसी है कि नहीं। तो ये पिछले वाले ही ग्राफ हैं, अगर आप इसको इमेजिन करें तो ये वही तो ग्राफ है। देखो ध्यान से, ये पीछे बढ़ाऊंगा तो ये ऐसे है और ये ऐसे है, यही तो ग्राफ है अलग अलग के लिए। चलो ठीक है, अब हमारा पहला सवाल, फिर से अपने आंसर में क्या करेंगे, आइंस्टाइन की इक्वेशन पता है, एच न्यू माइनस फाइव, वही का वही करूँगा, ई वी नॉट, है कि नहीं। तो यहाँ एच न्यू अपॉन ई, फाइव अपॉन ई इक्वल्स टू वी नॉट। कंपेयर कराया, वाई इक्वल्स टू किसके लिए, एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर m का काम कौन कर रहा है, m का काम कौन कर रहा है, m का काम h अपॉन ई कर रहा है, m का काम h अपॉन ई कर रहा है। तो यहाँ पर जो स्लोप आया है बच्चों वो h अपॉन ई आया है। h क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, ये तो फिक्स है, और e भी क्या है, फिक्स है। इट मीन जो स्लोप आया है वो कैसा आया है, सेम आया है, मतलब h और e पे डिपेंड कर रहा है स्लोप। और h तो सबके लिए एक ही होता है, ये कांस्टेंट है, और e इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ये भी फिक्स है। तो इट मीन्स दोनों ही लाइन का जो स्लोप आएगा वो क्या आ रहा होगा, h अपॉन ई, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए स्लोप कैसा रहता है, सेम। पहला सवाल ये था कि स्लोप सेम क्यों है दोनों लाइंस का, क्योंकि दोनों की वैल्यू एक ही आएगी, जिसका नाम क्या है, h अपॉन ई। अब दूसरा सवाल ये है कि विच वन हैज़ हाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, देखो पहले मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये है, दूसरे मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये है, यानी कि दूसरे मेटल को ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ रही है ताकि इलेक्ट्रॉन निकाल सकें। थ्रेशोल्ड वही तो एनर्जी होती है ना जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होती है। यहाँ पहले केस में ये है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दूसरे केस में ये है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दूसरे केस में यानी कि दूसरे मेटल के लिए ज़्यादा आई है। तो फ्रॉम ग्राफ आप लिख सकते हैं मेटल बी हैज़ लार्ज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बच्चों। अच्छा, अब इसका तीसरा पार्ट में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि कौन से वाला मेटल, मेटल ए या फिर मेटल बी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा होगा। भाई देखो, जिसमें आपको एक बात बताओ, अच्छा अभी मैंने पीछे सिखाया था, ये रहा देखो, इसमें अगर आपको किसी भी मेटल का वर्क फंक्शन देखना हो तो ये देख लो इंटरसेप्ट कितना है। तो जितना ज़्यादा इंटरसेप्ट हो रहा होगा उतना ही ज़्यादा उसका वर्क फंक्शन हो रहा होगा। ये बात आपको क्लियर है या नहीं है, ठीक है, ये बात आपको समझने की है यहाँ पर, ठीक है भाई। तो अब मैं यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ, देखो यहाँ पे आओ, एक बात बताओ, ये अपने पास दो केस हैं, दोनों केस में ये ऐसे लाइन थी, ये यहाँ मिला जाके, तो इसमें तो इंटरसेप्ट ये आ रहा है, तो मेटल ए का इंटरसेप्ट तो ये है, और भाई दूसरे वाली लाइन का इंटरसेप्ट ये है इतना सारा। तो जिसका इंटरसेप्ट ज़्यादा होता है उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है कि नहीं। देख लो यहाँ पे ये लिखा हुआ,
जिसका इंटरसेप्ट ज़्यादा उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा। तो भाई आपने देखा मेटल बी का इंटरसेप्ट ज़्यादा है तो वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। अब देखो अपने पास इक्वेशन क्या है, अपने पास इक्वेशन क्या लिखनी होती है हमें, एच न्यू माइनस में फाई बराबर क्या, काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं मेटल ए की बात करूं बच्चों तो उसका वर्क फंक्शन मैंने फाई वन मान लिया और जो काइनेटिक एनर्जी है वो ये मान ली। मेटल बी की बात करूं तो एच न्यू माइनस, ये तो वो रेडिएशन है ना जो दोनों सरफेस पे आके पड़ा है, पहले पे भी पड़ा है दूसरे पे भी, दो मेटल है ना अलग अलग, तो इसका वर्क फंक्शन फाई टू। अब हमने क्या देखा फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम डायग्राम कि हमने क्या पाया, जिसका इंटरसेप्ट ज़्यादा है, इंटरसेप्ट किसका ज़्यादा है, कौन सी लाइन का इंटरसेप्ट ज़्यादा है, ऑफ बी इज लार्जर। जिसका इंटरसेप्ट ज़्यादा होता है, जिसका इंटरसेप्ट ज़्यादा होता है उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है। दोनों लाइन में इसका इंटरसेप्ट ये है, इसका इंटरसेप्ट ये है, तो इंटरसेप्ट कौन सी लाइन का ज़्यादा था, बी का, इंटरसेप्ट बी लाइन का ज़्यादा है तो बी का वर्क फंक्शन, बी हैज़ लार्ज वर्क फंक्शन। और अगर लार्ज वर्क फंक्शन आया तो एक बात बताओ, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा आया, बी का वर्क फंक्शन ज़्यादा आया, ये वैल्यू ज़्यादा आई, तो एच न्यू में से जब ज़्यादा वैल्यू घटेगी तो आंसर कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम बनेगी। दूसरे पहले केस में जब मेटल ए की बात करें वर्क फंक्शन कम है, वर्क फंक्शन कम है तो कम वैल्यू घटी है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आई। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी मेटल ए की ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी मेटल बी के कंपैरिजन में। आई होप भाई आज की क्लास यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। बस मैं अब आपको लास्ट टॉपिक पे लेके चलता हूँ जिसका नाम है फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। तो अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। बड़ी आसान है, सारे नोट्स आपको नीचे पीडीएफ में मिल जाएंगे भाई, वहीं से इसको तैयार करना है, यहाँ समझना है वहाँ से तैयार करना है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारी क्लासेस आगे की चलती रहेंगी। तो फेलियर ऑफ वेव थ्योरी को भी एक बार जान लेते हैं भाई। हमारी जो फेलियर ऑफ वेव थ्योरी है, पता है वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, वेव थ्योरी ने ये बोला कि जितनी ज़्यादा लाइट की चमक होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी। ये किसने बोला, वेव थ्योरी ने। ये किसने बोला, वेव थ्योरी ने। अब आपको एक बात क्लियर कर दूं, देखो आपने ये ग्राफ सीखा था, ये वाला ग्राफ आपने क्या पाया था कि जब आपने इंटेंसिटी बढ़ाई थी ना तो आपने पाया था स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा था। तो कभी भी आपको ये देखना हो ना कि एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होता है उस वाले रेडिएशन के केस में आपकी एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन जब आपका मेटल का सरफेस था, तरह तरह की इंटेंसिटीज़ डाली गई, तो सामने रोकने वाला जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगता था इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला, वो हर केस में सेम आ रहा है। I1 I2 I3 में सब में सेम आ रहा है, ये आ रहा देखो सेम, तो सेम आ रहा है। तो अगर आपको कभी भी एनर्जी चेक करनी हो किसी रेडिएशन की तो देख लिया करो स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये रट्टा मार लो इस बात का कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी थी वो हर केस में, चाहे वो इंटेंसिटी I1 वाली हो, I2 वाली हो या I3 वाली हो, मेटल के सरफेस पे जो इंटेंसिटी पड़ी है चाहे वो I1 वाली हो, I2 हो या I3 हो, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है इसका मतलब सबकी एनर्जी सेम है। हर तरह का जो रेडिएशन पड़ा है उसकी एनर्जी सेम है अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है। तो इंटेंसिटी अलग अलग होने पर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा था तो एनर्जी कैसी रहनी थी, सेम। लेकिन वेव थ्योरी क्या कहती है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है, ये वेव थ्योरी कहती है। लेकिन एक्सपेरिमेंट में तो क्या हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आया है ना। इट मीन्स अलग अलग इंटेंसिटी पर भी एनर्जी कैसी रही है, सेम। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी एनर्जी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेज, बट इन एक्सपेरिमेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा आया, सेम, तो एनर्जी कैसी रही है, सेम। इसलिए यहाँ पर ये वेव थ्योरी फेल हो गई, समझ गए। चलो ठीक है, दूसरी बात क्या समझनी है, दूसरी बात ये है कि उन्होंने बोला था एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए हमेशा चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए भाई। लेकिन यहाँ पे वेव थ्योरी क्या कहती थी कि भाई किसी भी तरह की रेडिएशन डाल लो
एनी टाइप ऑफ रेडिएशन, एनी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डाल लो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ये वेव थ्योरी का कहना था, लेकिन एक्सपेरिमेंट में तो ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वेव थ्योरी यहाँ पर भी फेल हो गई। तीसरी बात ये थी कि एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, जैसे ही रेडिएशन पड़ता था तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता था। रेडिएशन पड़ा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता था, तुरंत इंस्टेंटेनियस प्रोसेस थी। लेकिन वेव थ्योरी क्या कहती है, पहले रेडिएशन आएगा, फिर यहाँ एब्जॉर्ब होगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो टाइम लगेगा, ये वेव थ्योरी कहती थी। लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंट में तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस हुई, तो इसलिए वेव थ्योरी क्या हो गई थी, फेल। और फिर इसको एक्सप्लेन किसने कर दिया था, आइंस्टाइन ने। अभी मैंने बताया था ना कैसे किया उसने, आइंस्टाइन ने इसको। तो ये लिखना कैसे होता है, ये पेपर में आती हैं सब चीज़ें, तो लिखना कैसा है, नोट्स में भाई जा और इसको देख। मिलता हूँ तेरे से नेक्स्ट वीडियो में भाई, अच्छे से तैयारी करो, लगे रहो, रोज़ इसी तरीके से वीडियोज़ आती रहेंगी। आपको काम क्या करना है, इसको पढ़ना है और भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि और बच्चों का भी फ़ायदा मिल सके। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।